हाय एवरीवन। तो देखते हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि क्लास 9th सिविक्स का है या पॉलिटिकल साइंस। सिविक्स और पॉलिटिकल साइंस सेम ही सब्जेक्ट को कहते हैं, जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है बिकॉज़ एक कंट्री को रन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ मस्ट थिंग टू बी एग्जिस्टिंग इन दैट पर्टिकुलर कंट्री, क्योंकि बिना कॉन्स्टिट्यूशन के किसी देश का चलना बहुत मुश्किल है। जैसे मान लीजिए कहीं पे अगर मोनार्की है तो वहाँ पे रूलर होता है जो हर एक चीज़ मॉनिटर करता है कि हाँ ये आगे ये पॉलिसीज़ अप्लाई होंगी या ये एक्टिविटी होगा या ये रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई होंगे या कुछ। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन की बात करें तो देखिए इसमें कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिनका हमें समझना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, किसने बनाया, किन मेथड्स के थ्रू बनाया, और इसके अंदर चेंजेस हुए या हम कर सकते हैं या नहीं, ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं ये समझ लेना सही होता है। बिकॉज़ एनी वन हु इज़ द यूथ ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री वही आगे कंट्री को संभालेंगे। तो जब आपको पता ही नहीं होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन चीज़ क्या है, कैसे बनाया गया था, क्यों बनाया गया था, इसकी क्या ज़रूरत है भी या नहीं, और अगर है तो किस तरीके की ज़रूरत है, और कॉन्स्टिट्यूशन क्या रोल प्ले करता है एक कंट्री के अंदर, तो इसका समझना, इन क्वेश्चंस का भी समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, ये आप कह सकते हैं एक सेट ऑफ रूल्स की किताब होती है। मतलब इट इज़ अ बुक इन विच सेट ऑफ रूल्स आर गिवन अकॉर्डिंग टू विच अ कंट्री रन्स। कहने का मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी लिखी हुई किताब है जिसके अंदर एक देश कैसे चलाया जाएगा उसके बारे में सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं, और उन्हीं को फॉलो करके सरकार काम कर सकती है। उसके बाहर से वो कुछ भी अपनी न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं ला सकती। और अगर कुछ नया, जैसे टाइम के साथ जब न्यू जनरेशन आती है, न्यू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, तो अगर लगता है गवर्नमेंट को कि कुछ चेंजेस की ज़रूरत है तो कॉन्स्टिट्यूशन में हम चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन उसमें वो प्रॉपर लिखा जाएगा। जो कॉन्स्टिट्यूशन की बुक होती है, अगर उसमें वो चीज़ मेंशन नहीं की जाएगी तो वो एक देश में अप्लाई नहीं किया जा सकता है। तो सिंपल सी बात है कि कोई भी रूल्स हो, जैसे हम कभी कोई गलती करते हैं तो आईपीसी होता है, सीआरपीसी होता है। आईपीसी के तहत जो है पुलिस काम करती है, सीआरपीसी के थ्रू कोर्ट्स काम करती है। उसी तरीके से जो हमारी गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन से चलती है। तो अगर हम बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन मतलब कैसे ये आइडिया आया दुनिया में, तो देखिए हम सब जानते हैं कि साउथ अफ्रीका, जब भी ये नाम आता है तो वहाँ के जब हम लोगों को इमेजिन भी करते हैं तो सैडली मोस्ट ऑफ द पीपल यू नो दे लाफ, वो हंसते हैं, क्योंकि हमारे हमारी इमेजिनेशन में वो चीज़ आ जाती है कि साउथ अफ्रीका के लोग ब्लैक होते हैं, डार्क होते हैं, हैंडसम नहीं होते, ब्यूटीफुल नहीं होते, ऐसा कुछ है ना। क्यों? क्योंकि उनका डार्क स्किन टोन होता है। तो कुछ इसी रीज़न के कारण भी हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जैसी चीज़ दुनिया में आई। तो ये कहानी साउथ अफ्रीका से शुरू होती है, जहाँ पे वाइट, ब्लैक्स और कलर्ड 3 तरीके के लोग रहते थे। तो जो वाइट माइनॉरिटी थी, मतलब जो ब्रिटिशर्स थे, उन पे रूल करते थे वहाँ पे भी। उनको कोई भी राइट टू वोट नहीं दिया गया था। मतलब उन्हीं की कंट्री है लेकिन उसमें उस कंट्री के सिटीजन्स वोट नहीं दे रहे, दूसरी कंट्री के लोग दे रहे हैं। वाओ! तो इसी सिस्टम को जो उन अफ्रीका के अंदर अफ्रीकन लोगों को ही राइट टू वोट नहीं था, तो इसको एपार्थाइड सिस्टम भी कहा जाता था, वेयर पीपल डोंट हैव राइट टू वोट। तो इसके खिलाफ कोई भी आवाज़ नहीं उठा सकता था, क्योंकि वाइट माइनॉरिटी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए थे। अगर कोई भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाता तो उसको जेल में डाल दिया जाता और उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। लेकिन एक ऐसे एक ऐसा इंसान अफ्रीका से उभरा जिनका नाम था नेल्सन मंडेला। उन्होंने एपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाई, और जिसके लिए उनको वो पनिशमेंट दी गई जो सेट किया गया था कि अगर कोई भी इसके खिलाफ अपना आवाज़ उठाएगा तो उसको ये पनिशमेंट दी जाएगी। उनको जेल डाल दिया गया था और पूरे 28 साल के बाद जेल से बाहर निकले थे। तो इन्होंने एक पार्टी बनाई, एएनसी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, एंड ये पार्टी जो है जीत पे जाती है इलेक्शन के अंदर, क्योंकि अफ्रीकन लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे वाइट माइनॉरिटी के रूल से। जैसे हर चीज़ में डिस्क्रिमिनेशन था इनके लिए, राइट टू वोट नहीं था, खाने की क्वालिटी अच्छी नहीं थी। मतलब ऐसा नहीं था कि खाना इनको नहीं मिलता था, लेकिन क्वालिटी बहुत ख़राब मिलती थी। पार्स में
डिफरेंस किया हुआ था, जो एकदम खूबसूरत सा डिज़ाइन वाला होता था, उसमें वाइट माइनॉरिटीज़ जाते थे। अच्छे डिज़ाइंस के टेबल्स नहीं मिलते थे, अफ्रीकन लोगों को अच्छे पार्क में जाना अलाउड नहीं था। कुछ पर्टिकुलर एरियाज सेट किए गए थे कि सिर्फ वाइट्स यहीं पे जा सकते हैं और यहाँ नहीं जा सकते, या इस लोकेलिटी पे जा सकते, उस लोकेलिटी पे नहीं जा सकते, मतलब हर चीज़ पे रेस्ट्रिक्शंस थे। तो जब अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जीती तो जाहिर सी बात है कि अगर नेल्सन मंडेला चाहते तो वो भी यही चीज़ कर सकते थे वाइट्स के साथ, जो उन्होंने किया था उनके साथ, उन्हीं की कंट्री में जो इतना डिस्क्रिमिनेशन किया था। लेकिन उन्होंने ये ना करके उनके लिए भी अच्छी पॉलिसीज़ बनाए और अफ्रीका का अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया। और वो प्रेसिडेंट जब बने नेल्सन मंडेला, तो उन्होंने वाइट्स को भी वो सेम सेल्फ रिस्पेक्ट दी जो कि वो लोग काफ़ी दिनों से डिमांड कर रहे थे अफ्रीकन के अंदर खुद के लिए, बीइंग अ सिटीज़न ऑफ अफ्रीका। तो वहाँ पे आज के टाइम पे साउथ अफ्रीका का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है और वो कंट्री अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलती है, जहाँ पे लोगों को राइट टू वोट है और लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद चुनते हैं। एंड नाउ दे आर गुड इनफ लिविंग अ गुड स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। तो अब बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है क्यों बनाया गया और आखिर इसका मेन पर्पस क्या होता है। देखिए, आपको बताया मैंने, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बेसिकली अ बुक इन विच सेट ऑफ रूल्स आर गिवन। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है क्योंकि इसमें काफ़ी हर एक बात लिखी होती है, जैसे कि कैसे सरकार बनेगी। जैसे जब प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होता है तो प्राइम मिनिस्टर लोकसभा से इलेक्ट होते हैं, जिसमें हम लोग सिटीज़न ऑफ कंट्री वोट देते हैं, तब जाके प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट किया जाता है। वेयर एज अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो वो राज्यसभा से इलेक्ट होते हैं, लेकिन उसमें हम लोग डायरेक्टली वोट नहीं डालते। जो हमारे चुने गए नेता होते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो वोट डाल के प्रेसिडेंट को चुनते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि कैसे कोई सरकार बनाएगी, कौन वोट डालेगा, कौन वोट नहीं डालेगा, और किस तरीके से इलेक्शंस होंगे। जैसे फ्री एंड फेयर मैनर में इलेक्शन होना चाहिए। हर एक सिटीज़न जो भी इलेक्शन में पार्ट लेना चाहता है वो इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए। हर एक चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है। जैसे गवर्नमेंट के पावर पे लिमिट्स लगाना, ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है। सिटीजन्स के क्या राइट्स हैं, जैसे हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि स्पेशल राइट्स हैं और उसके तहत हमें कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती है हमारे कंट्री के अंदर। तो ये सब कहाँ से हमें मिलता है? बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन इन सब खास चीज़ों के लिए बनाया जाता है और हमें मतलब एक तरीके का गाइडेंस का काम करता है कि आपको कैसे अपना देश चलाना है। ठीक है, तो क्या क्या करता है, गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होगी ये बताता है, लिमिट्स लगाता है गवर्नमेंट के पावर पे और सिटीजन्स के राइट पे। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में जाहिर सी बात है बहुत बड़ा चैलेंज फेस करने को मिला था, क्योंकि बीइंग अ सेकुलर कंट्री, सबको पता है इंडिया सेकुलर कंट्री। अब सेकुलर कंट्री क्या होती है? सेकुलर कंट्री वो होती है जहाँ पे एक से ज़्यादा तरीके के रिलीजन रहते हो, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो हम सबको पता है कि यहाँ पे हम सब रहते हैं इंडिया के अंदर। तो इंडिया में क्योंकि डाइवर्स ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन थी तो काफ़ी चैलेंजेस देखने को मिले थे। और एक और बहुत बड़ा चैलेंज था इंडिया के सामने कि उस टाइम पे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तब पार्टीशन भी हुआ था, इंडिया एंड पाकिस्तान। तब पाकिस्तान एक कंट्री बनी थी इंडिया से अलग होके। और तीसरा प्रिंसली स्टेट जो थे जिसमें राजा वगैरह का रोल था, तो ब्रिटिशर्स का उस टाइम पे क्योंकि कॉलोनियल पावर इंडिया पे रूल कर रही थी तो उन्होंने उनको पूरी फ्रीडम दे दी थी कि आप जिसके साथ चाहे जिस कंट्री के साथ जुड़ सकते हो और चाहे तो इंडिपेंडेंट बॉडी भी रह सकते हैं। आप चाहिए तो इंडिया के साथ जुड़ जाइए, आप चाहिए तो पाकिस्तान के साथ जुड़ जाइए, आप चाहे तो इंडिपेंडेंट रहिए, हम आप पे छोड़ते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि प्रिंसली स्टेट्स को समझाना कि वो इंडिया के साथ आके जुड़े, ताकि ज़्यादातर बंटवारा ना हो ना और ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती। इसके बाद जो कुछ ऐसे नेता थे जो पहले से ही ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे भी गवर्नमेंट ऑफिसेज में काम करते थे, तो वो कहीं ना कहीं समझते थे कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन काम करता है। तो उन्होंने उसका एक ड्राफ्ट क्रिएट कर लिया था। तो मोतीलाल नेहरू और उनके साथ 8 कांग्रेस मेंबर ने 1928 में कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार कर लिया था। ठीक है, और उसमें वोटिंग राइट्स के बारे में भी बात की गई थी। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1955 बनाया गया, जिसके तहत काफ़ी कुछ इंडिया में काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशन, काफ़ी कानून लाए गए। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाई गई, उसके अंदर 299 रिप्रेजेंटेटिव चुने गए और इन सब ने मिलकर फाइनली इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया। आपको पता ही है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होती है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो होती है जहाँ से जब इलेक्शंस होते हैं तो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वगैरह भी बनते हैं।
तो 26 नवंबर 1949 को जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बन के तैयार हो जाता है और 26 जनवरी 1950 को इन्फोर्स मतलब लागू कर दिया जाता है। एक चीज़ याद रखिएगा, हमेशा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था, रेडी, बिस्किट फैक्ट्री में बन चुकी है, लेकिन अब खाना है तो ख़रीदना पड़ेगा ना। तो लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। इसके अलावा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आप सब देखते होंगे कि जैसे अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें हम हमेशा सुनता है जी ये चेंजेस हुआ या ये कैंसिल हुआ, ये ऐड हुआ, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ज़्यादातर चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया था। इसके अलावा B.R. अम्बेडकर क्योंकि चेयरमैन थे, तो उस टाइम पे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अभी न्यू बन रहा था, उस टाइम पे ही 2000 अमेंडमेंट्स देखने को मिले थे। तो सोचिए कि हर एक गलती को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बहुत समझदारी से बनाया था, जिसका फाइनल रिज़ल्ट ये है कि आज भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी क्लियर मैनर में क्लैरिटी के साथ काम करता है और इतनी प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिलती, ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं होती। और कॉन्स्टिट्यूशन एज अ गाइडिंग वैल्यू भी रोल प्ले करता है। तो अगर हम बात करें तो किसकी गाइडिंग वैल्यू जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ज़्यादा इंक्लूड की गई है, तो देखिए महात्मा गांधी जी जो हमारे फादर ऑफ नेशन भी है, उनके ख़यालात से काफ़ी सारे लीडर्स सहमत थे। तो काफ़ी सारी गाइडिंग वैल्यूज़ महात्मा गांधी के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंक्लूड की गई थी। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है इनइक्वालिटी ना हो, इस बात को भी इंश्योर करता है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो है कंट्री को रन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो और एक ज़रूरी बात ये होती है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन की, कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन किया गया है, उसके फर्स्ट पेज पे एक प्रियम्बल लिखा हुआ है। प्रियम्बल आप कह सकते हैं इंडेक्स है कॉन्स्टिट्यूशन का। जैसे कैसे, मान लीजिए हमारी कोई बुक होती है, साइंस की बुक है, तो उसके अंदर मतलब वो बुक मान लीजिए 100-150 पेज की है, लेकिन फर्स्ट पेज पे एक ब्रीफ लिखा होता है कि फर्स्ट चैप्टर ये है, सेकंड ये है, 8th चैप्टर ये है। तो उसी तरीके से प्रियम्बल इज़ द इंडेक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन या कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सारी फ़िलासफ़ीज़ लिखी हुई हैं, जैसे सोवरेनिटी, सोशलिस्ट, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, ये सब चीज़ें हमारे प्रियम्बल के अंदर लिखी हुई हैं, विच इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कहीं ना कहीं इंडिया में भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की हमने सोची, क्योंकि जो साउथ अफ्रीका में इतना बड़ा प्रॉब्लम था, उससे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स इंस्पायर हुए कि कहीं आगे ये सब प्रॉब्लम हमारी कंट्री में ना हो, तो हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए जिससे सरकार लिमिट्स में रह के काम करेगी और सिटीजन्स को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। So yeah, it was all about constitutional design. I hope it's clear, and if it is, then do subscribe the channel. Thank you.